हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, आज एक न्यू एक्ट हम शुरू कर रहे हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इम्पॉर्टेंट एक्ट है। एक्ट का नाम है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। आओ बेटा मेरे साथ साथ हेडिंग जरा लिखना, फिर कुछ बातें बेटा समझना शुरू करेंगे। हेडिंग लिखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। बेटा इसमें हम सबसे पहले समझेंगे मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स? बेटा एक बात याद रखना, ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वर्ड है ना बेटा, ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक तो है वर्ड नेगोशिएबल, ठीक है, और एक वर्ड है बेटा इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट। बेटा नेगोशिएबल से यहां पर हमारा मतलब है ट्रांसफरेबल। नेगोशिएबल से मतलब है ट्रांसफरेबल, और इंस्ट्रूमेंट से मतलब है रिटन डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली बेटा आसान शब्दों में अगर मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को सिंपल वर्ड्स में बेटा डिफाइन करूं तो इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो अगर मैं आसान शब्दों में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को डिफाइन करूं तो इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, it is a written document which is freely transferable, which is freely transferable। बेटा ये फ्रीली ट्रांसफरेबल वगैरह का क्या मतलब है बेटा, वो मैं सब आपको बाद में समझाऊंगा। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, मतलब इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कॉपी करो बेटा, फिर आगे समझना शुरू करते हैं। ठीक है बच्चे, देखो बेटा मैं अगर थोड़ा सा आपको रीडिंग एक बार करवाऊं तो बेटा सेक्शन 13 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन करता है और क्या कहता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रॉमिसरी नोट और अ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू द बेयरर। देखो बेटा मेरी बात समझनी है बेटा ध्यान से। तो बेटा अगर हम थोड़ा सा ना बेटा सेक्शन 13 के हिसाब से चलें, सेक्शन 13 के हिसाब से चले तो उन्होंने कहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स क्या, अ प्रॉमिसरी नोट, अ प्रॉमिसरी नोट और अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अ चेक। इसके आगे की बात बेटा बाद में, पहले मैं थोड़ा सा बेटा आपसे एक बात करना चाहूंगा। उन्होंने कहा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स, जो कि बेटा सरासर गलत है। ये कैसी डेफिनेशन हुई बेटा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रॉमिसरी नोट। कायदे में बेटा वर्ड होना चाहिए था इंक्लूड्स। कायदे में वर्ड क्या होना चाहिए था बेटा, इंक्लूड्स।
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स अ प्रॉमिसरी नोट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अ चेक। तो बेटा 3 डॉक्यूमेंट्स को क्या माना गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? प्रॉमिसरी नोट को, बिल ऑफ एक्सचेंज को और चेक को। चेक ऑल्सो इंक्लूड्स डिमांड ड्राफ्ट्स। चेक ऑल्सो इंक्लूड्स डिमांड ड्राफ्ट्स। तो बेसिकली बेटा सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना गया है। बेटा अभी भी मैं आपको एक बात कह रहा हूं, होते क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो सेक्शन 13 नहीं बताता है। हां, सेक्शन 13 ने यह जरूर बता दिया कि किन किन डॉक्यूमेंट्स को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। तो बेटा प्रॉमिसरी नोट को माना जाएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज को और चेक को। तो 3 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। होते क्या हैं वो बेटा अभी एक रहस्य है। फिर आगे जो सेक्शन 13 कहता है, पेबल टू ऑर्डर और टू बेयरर। अब इसका क्या मतलब बेटा, कभी शायद आपने चेक वगैरह में ये बात नोटिस करी हो बेटा। बेटा पेबल टू ऑर्डर का मतलब होता है, ऑर्डर का मतलब होता है टू अ स्पेसिफिक पर्सन। पेबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन। तो जब भी आप कोई चेक इशू करते हो ना विच इज पेबल टू ऑर्डर, मतलब वो चेक, उस चेक को एनकैश सिर्फ कोई स्पेसिफिक पर्सन ही करवा सकता है। जबकि बेटा अगर वर्ड लिखा हो पेबल टू बेयरर, तो बेयरर का मतलब होता है जिसके पास वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना, वो बेटा उसे एनकैश करवा सकता है। टू द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो जिसके पास वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो पर्सन उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एनकैश करवा सकता है। तो बेटा याद रखना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या तो पेबल होगा टू ऑर्डर मतलब टू अ स्पेसिफिक पर्सन, या पेबल होगा टू बेयरर मतलब टू एनी पर्सन होल्डिंग दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब टू द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पक्का बताओ बेटा, बात समझ आई यहां तक? लेकिन बेटा अभी भी देखा जाए तो सेक्शन 13 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं वो नहीं बताता है। पहले तो ये बताता है आता क्या क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, किस किस को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना गया है। तो बेटा 3 चीज़ों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना गया है, प्रॉमिसरी नोट को, चेक को, बिल ऑफ एक्सचेंज को, विच आर पेबल आइदर ऑन ऑर्डर मतलब टू अ स्पेसिफिक पर्सन और टू बेयरर, बेयरर मतलब टू एनी पर्सन होल्डिंग दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये बेटा आपका सेक्शन 13 है। लेकिन अभी भी बेटा हमें एक बात का मतलब नहीं क्लियर हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो समझना है बेटा हमें। और मेरे साथ साथ अगली हेडिंग बेटा, मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बेटा अभी भी ना हमें यह समझना है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेटा होते क्या हैं। ध्यान से बेटा मेरी बात समझना। मीनिंग ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, देखो बेटा, मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट द प्रॉपर्टी इन विच इज एक्वायर्ड बाय एनीवन हु टेक्स इट बोना फाइड and for value, notwithstanding any defect in the title of any prior party. In other words, negotiable instrument means an instrument which confers upon a HDC, बेटा HDC होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स, आगे जाके आप पढ़ोगे बेटा इसके बारे में, notwithstanding any defect in the title of any party। मैं आपको बेटा अभी समझा देता हूं मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बेटा इसे ना एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं।
देखो बेटा, एक बिल का केस लेते हैं बेटा। ए बेटा आपका सेलर है, बी बायर है। अब बेटा हुआ क्या, ए ने बी को सेल्स करी बेटा क्रेडिट पे, क्रेडिट सेल्स 1 लाख रुपीस की, ठीक है। इसका मतलब ए ने बी से पैसा लेना है। फिर बेटा ए ने क्या करा, ए ने बी के ऊपर ड्रॉ करा एक बिल ऑफ एक्सचेंज। ए ड्रॉज अ बी आर ऑन बी फॉर ₹1 लाख। अच्छा, बी बेटा क्या करेगा, इस बिल को एक्सेप्ट करेगा और वापस किसके पास भेज देगा, ए के पास। अच्छा अब सुनो, अब ये है बेटा सी। ये सी कौन है, ये ए का क्रेडिटर है, मतलब जिसको पैसा देना है। तो इसको बेटा ए ने देना था 1 लाख रुपए, ए ने इसको 1 लाख रुपए देना था। तो ए ने क्या करा, ए ने 1 लाख रुपए का कैश देने के बजाय सी को क्या दे दिया, 1 लाख रुपए का बिल दे दिया बेटा, जिसे आप नाम देते थे एंडोर्समेंट ऑफ बी आर, बी आर एंडोर्स्ड। तो ए ने सी को ये बी आर क्या कर दिया, एंडोर्स, एंडोर्स्ड बी आर। तो ए ने सी को ये 1 लाख का बी आर क्या कर दिया, एंडोर्स, इन कंसिडरेशन फॉर ₹1 लाख। 1 लाख रुपए के बदले ए ने सी को ये बी आर क्या कर दिया, एंडोर्स। बात समझ आई बेटा? ठीक है। अब बेटा अगर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो डेफिनेशन आपको गिवन है उसको अगर पार्ट्स में बांटो, तो बेटा उन्होंने कहा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज एक्वायर्ड बाय अ पर्सन, बाय अ पर्सन। अब सुनो बेटा, उसने कहा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज बेटा बी आर एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज एक्वायर्ड बाय अ पर्सन। और बेटा मैं यहां पर कौन से पर्सन की बात कर रहा हूं, सी, विच इज एक्वायर्ड बाय अ पर्सन दैट इज सी। तो सी ने बताओ बी आर क्या करा, एक्वायर करा। फिर उसने कहा है दो बातें, बोनाफाइड, इसका मतलब मैं अभी बताता हूं बेटा, बोनाफाइड एंड फॉर वैल्यू। बेटा पता है क्या, बोनाफाइड एंड फॉर वैल्यू। बेटा बोनाफाइड वर्ड का मतलब होता है, ये वर्ड बेटा वैसे आपने फाउंडेशन में काफी बार सुना है। बोनाफाइड का मतलब होता है इन गुड फेथ, रियल, जेन्युइन, लेजिटिमेट, लेजिटिमेट। तो बेटा बोनाफाइड का मतलब होता है बोनाफाइड का मतलब होता है गुड फेथ में, जो पर्सन रियल है, जेन्युइन है, लेजिटिमेट है, फॉर अ वैल्यू। बेटा फॉर अ वैल्यू मतलब, मुझे एक बार बताओ बेटा, सी ने, ध्यान से सुनो बेटा, सी ने ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्वायर किया है, मतलब एक्वायर किया है मतलब इस बिल ऑफ एक्सचेंज की ओनरशिप ए के पास से किसके पास ट्रांसफर हो गई बेटा, सी के पास ट्रांसफर हो गई ना। इस बिल ऑफ एक्सचेंज की ओनरशिप, ओनरशिप प्रॉपर्टी, ओनरशिप यानी प्रॉपर्टी ए के पास से बेटा किसके पास ट्रांसफर हो गई, सी के पास ट्रांसफर हो गई।
ठीक है। और लेकिन बेटा उन्होंने एक बात कही, सी के पास ये प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफर होगी व्हेन ही इज बोनाफाइड। बोनाफाइड मतलब गुड फेथ में उसने ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्वायर किया हो। ही मस्ट बी रियल, ही मस्ट बी जेन्युइन, ही मस्ट बी लेजिटिमेट। इसका अभी आगे एक्सप्लेनेशन दूंगा। और मुझे एक बात बताओ बेटा, सी ने जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्वायर किया है ये फॉर कंसिडरेशन है या नहीं बेटा? सी ने जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्वायर किया है ये फॉर कंसिडरेशन एक्वायर करा है या नहीं? बिल्कुल बेटा। 1,00,000 रुपए के बदले बेटा उसको ये बिल ऑफ एक्सचेंज मिला है। तो उसने जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्वायर किया है ये फॉर अ कंसिडरेशन, फॉर वैल्यू एक्वायर किया है। तो कंसिडरेशन का होना बेटा जरूरी है। कॉपी करते जाओ मेरे साथ साथ। अभी बेटा बोनाफाइड वर्ड का भी और एक्सप्लेनेशन देता हूं अभी आपको, सुनना भी। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज एक्वायर्ड बाय अ पर्सन, या आप कह सकते हो हुज प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू अ पर्सन, जिसकी ओनरशिप एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास क्या हो रही है? ट्रांसफर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज की ओनरशिप हमारे वाले केस में ए के पास से सी के पास ट्रांसफर हो रही है। बोनाफाइड पहली बात, एंड फॉर अ कंसिडरेशन। याद रखना सी को ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो मिला है बेटा ये फॉर कंसिडरेशन मिला है। 1,00,000 रुपए के बदले उसे ए से ये कंसिडरेशन मिला है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज मिला है। अब बेटा उन्होंने ना एक बात और कही। अब बोनाफाइड वर्ड का मतलब समझना बेटा। बेटा बोनाफाइड वर्ड का मतलब पता क्या हुआ? सी के पास, ध्यान से सुनना बेटा, सी के पास इस बिल ऑफ एक्सचेंज की बेटा ओनरशिप आ जाएगी। सी के पास से इस बिल ऑफ एक्सचेंज का टाइटल आ जाएगा, इवन दो टाइटल ऑफ ए इज डिफेक्टिव। बेटा अगर ए के पास इस बिल ऑफ एक्सचेंज की ओनरशिप नहीं भी है ना, फिर भी बेटा सी के पास इस बिल ऑफ एक्सचेंज की क्या आएगी? ओनरशिप, प्रोवाइडेड उसने ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्वायर किया हो इन गुड फेथ, मतलब बोनाफाइड। प्रोवाइडेड बिल ऑफ एक्सचेंज इज एक्वायर्ड इन गुड फेथ, मतलब उसे यह बात पता नहीं होनी चाहिए कि ए के पास इस बिल ऑफ एक्सचेंज की ओनरशिप नहीं है। ये तो बेटा हमने किया हुआ है ना फाउंडेशन में, सेल बाय नॉन ओनर्स, वैसा ही है बोनाफाइड। तो बेटा उन्होंने बेसिकली पता है बिल ऑफ एक्सचेंज को बच्चे डिफाइन कैसे किया? उन्होंने कहा बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक डॉक्यूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी ओनरशिप एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास क्या होती है? ट्रांसफर। प्रोवाइडेड जिसके पास ट्रांसफर हो रही है वो बोनाफाइड हो और उसने ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्वायर किया हो फॉर अ कंसिडरेशन, जो कि हमारे वाले केस में है 1,00,000 रुपए। तो ए को 1,00,000 के बदले बेटा ए से क्या मिला है? ये बिल ऑफ एक्सचेंज। इन रिटर्न क्या मिला है? बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है बेटा। तो अगर शॉर्ट में बेटा एक बार बिल ऑफ एक्सचेंज का हम मतलब थोड़ा सा लिखें शॉर्ट में, तो बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है बेटा? एक डॉक्यूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है ना, जिसकी ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जिसकी ओनरशिप एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास क्या होती है? ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। शर्तें बेटा दो हैं, प्रोवाइडेड ट्रांसफरी मतलब सी, ट्रांसफरी इज बोनाफाइड,
प्रोवाइडेड ट्रांसफरी इज बोनाफाइड, मतलब उसने ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्वायर गुड फेथ में किया हो, उसे ये पता ना हो कि ए का जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है, मतलब ए के पास इस बिल ऑफ एक्सचेंज की ओनरशिप नहीं है, इस बात की खबर बेटा सी को नहीं होनी चाहिए। प्रोवाइडेड ट्रांसफरी इज बोनाफाइड एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एक्वायर्ड फॉर अ वैल्यू, मतलब कंसिडरेशन। बस ये बेटा आपके बिल ऑफ एक्सचेंज, आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बेटा क्या आ जाती है मीनिंग। तो बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं है, एक डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है जिसकी ओनरशिप बेटा एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास क्या होती है, ट्रांसफर, प्रोवाइडेड ट्रांसफरी बोनाफाइड हो और उसने ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्वायर किया हो फॉर अ वैल्यू दैट इज कंसिडरेशन। पक्का? तो बोनाफाइड का मतलब क्लियर हुआ। तो ध्यान रखना बेटा, ऑल्दो ए का टाइटल डिफेक्टिव है लेकिन फिर भी सी के पास इस बिल ऑफ एक्सचेंज की क्या आएगी, गुड टाइटल आएगी, मतलब ओनरशिप आ जाएगी। तो ऑल्दो ए इज नॉट द ओनर ऑफ दिस बिल ऑफ एक्सचेंज, फिर भी सी के पास एक वैलिड टाइटल आएगा, प्रोवाइडेड उसने ये बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्वायर किया हो इन गुड फेथ, मतलब बोनाफाइड होना चाहिए बेटा, रियल होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, लेजिटिमेट होना चाहिए। ठीक है बेटा, लो कॉपी करो यहां तक, फिर हम आगे चलते हैं। समझ आया बेटा? चलो आओ जरा मेरे साथ साथ, अब पढ़ोगे ना बेटा इजी रहेगा। देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट यानी डॉक्यूमेंट, द प्रॉपर्टी इन विच, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, इन विच इज एक्वायर्ड बाय एनीवन, जिसकी ओनरशिप किसी के पास भी जाएगी, प्रोवाइडेड जो ट्रांसफरी है मतलब सी, ही मस्ट बी बोनाफाइड, मतलब उसने ये बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्वायर किया हो इन गुड फेथ, उसे ये पता नहीं होना चाहिए कि ट्रांसफरर का टाइटल जो है वो क्या है, डिफेक्टिव है, फॉर वैल्यू, और उसने ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्वायर किया हो फॉर अ कंसिडरेशन, notwithstanding any defect in the title of any prior party। तो देखो बेटा, in other words negotiable instrument means an instrument which confers upon a HDC a valid title। बेटा HDC का क्या मतलब था, holder in due course, मतलब वो पता है क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो C है ना बेटा, होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब वो है जो होल्ड करता है बिल ऑफ एक्सचेंज को फॉर द टाइम बीइंग। तो मेरे को बताओ, ये बिल ऑफ एक्सचेंज बेटा ए के पास था, उसने एंडोर्स किया था सी को, तो सी बेटा हमारा कहलाता है एचडीसी। तो वो कह रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट विच कॉन्फर्स अ वैलिड टाइटल ऑन इट्स एचडीसी, मतलब एचडीसी के पास, होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास, सी के पास वैलिड टाइटल इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का आ जाएगा, प्रोवाइडेड उसे यह पता ना हो कि ट्रांसफरर का टाइटल क्या है, डिफेक्टिव है। हां, ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव है, उसने ये बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर किया ट्रांसफरी को यह नहीं पता कि ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की ओनरशिप टाइटल बेटा किसके पास आ जाएगा, एचडीसी के पास आ जाएगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट विच कॉन्फर्स अपॉन अ एचडीसी अ वैलिड टाइटल, मतलब एचडीसी के पास बिल ऑफ एक्सचेंज की वैलिड टाइटल आ जाएगी, ओनरशिप आ जाएगी, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी डिफेक्ट इन टाइटल ऑफ एनी प्रायर पार्टी, मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले किसी पार्टी के पास ओनरशिप थी या नहीं, पहले वाली किसी पार्टी का टाइटल डिफेक्टिव था नहीं था, उससे फर्क नहीं पड़ता, एचडीसी के पास बिल ऑफ एक्सचेंज का वैलिड टाइटल आ जाएगा बेटा, प्रोवाइडेड बोनाफाइड होना चाहिए, उसने ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्वायर गुड फेथ में किया हो। समझ आया बेटा सबको? ये आपका बेटा मीनिंग है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, आगे चलें बच्चे, आओ। एसेंशियल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मैंने कहा
आपका जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है दैट इज, बेटा नेगोशिएबल का मतलब ही क्या होता है, ट्रांसफरेबल। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक बात और पूछूं बेटा, कितनी बार ट्रांसफर हो सकता है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। देखो हमारे वाले केस में बेटा, हमारे वाले केस में ए ने बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसको ट्रांसफर किया? सी को। सी अगर आगे चाहे तो डी को कर सकता है बेटा, डी अगर चाहे तो ई को, ई चाहे तो एफ को। ऐसा हो सकता है बेटा? बिल्कुल हो सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स टिल मैच्योरिटी डेट। बेटा याद रखना, हर बिल ऑफ एक्सचेंज की एक क्या होती है? मैच्योरिटी डेट होती है, ड्यू डेट जिसे आप कहते हो बेटा। तो ड्यू डेट तक आप अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को जितनी बार ट्रांसफर करना चाहते हो उतनी बार ट्रांसफर करो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एनी नंबर ऑफ टाइम्स टिल मैच्योरिटी डेट। तो मैच्योरिटी डेट तक आप जितनी मर्तबा ट्रांसफर करना चाहते हो शौक से करो। देखो अगली लाइन वही है, ट्रांसफरेबल इन्फिनिटम। इन्फिनिटम मतलब इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, एनी नंबर ऑफ टाइम्स टिल इट इज पेड, मतलब टिल इट्स मैच्योरिटी डेट। अच्छा, HDC gets a good title to negotiable instrument even though title of transferor is defective। याद रखना बेटा, A का टाइटल अगर डिफेक्टिव भी है ना तो भी C के पास मतलब HDC के पास उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का वैलिड टाइटल आ जाएगा, प्रोवाइडेड बोनाफाइड होना चाहिए। उसने वो बिल ऑफ एक्सचेंज गुड फेथ में एक्वायर किया हो, उसे ये पता नहीं होना चाहिए कि ट्रांसफर का टाइटल क्या है, डिफेक्टिव है। अच्छा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नेम मोर देन वन पेज जॉइंटली और ऑल्टरनेटिवली। बेटा एक बात याद रखना, मैं आगे ना आपको ये चीज बताऊंगा बेटा, सुनो बेटा। बेटा जैसे जहां तक कि बिल ऑफ एक्सचेंज की बात है ना बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज में ये सब आगे पढ़ेंगे बेटा। बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज होती हैं बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहा हूं मैं। बिल ऑफ एक्सचेंज की जहां तक बात है बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज बेटा होती हैं। एक होता है बेटा ड्रॉर, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है। एक होता है ड्रॉई, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया है। और एक होता है पेई, जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट होनी है। हमारे वाले केस में बेटा ड्रॉर ए है जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, ड्रॉई बी है जिसने एक्सेप्ट किया है, और पेई बेटा सी है जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज का पैसा मिलना है। तो ड्यू डेट वाले दिन कौन पैसा मांगने जाएगा बेटा? बी के पास सी पैसा मांगने जाएगा और बी को सी को पैसा देना पड़ेगा। वैसे बेटा, वैसे ड्रॉर और पेई कई बार एक ही आदमी होता है। मतलब इमेजिन करो, अगर ए ने ये बिल एंडोर्स ना किया होता तो ए ही ड्रॉर होता और ए ही आपका पेई होता, लेकिन क्योंकि ए ने ये बिल एंडोर्स कर दिया है तो बेटा इसका इस वाले केस में ड्रॉर और पेई आर टू सेपरेट पर्सन। पॉइंट समझ आ रहा है बेटा? ये ना सब बातें अभी आगे हमें पढ़नी है। क्या कहा उन्होंने? A negotiable instrument may name more than one page jointly or alternatively। तो बेटा negotiable instrument में ना दो या दो से ज्यादा पेज भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही पेज हो, दो या दो से ज्यादा पेज हो सकते हैं। तो ये आपके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। अच्छा बेटा, कुछ छोटी छोटी बातें और फिर हम अपनी मेन बातें शुरू करेंगे। फिर उन्होंने कहा है प्रिजम्पशंस एज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या क्या अजम्पशंस हैं बेटा? एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वॉज मेड, एक्सेप्टेड और एंडोर्स फॉर अ कंसिडरेशन। तो मैंने आपको तो पहले ही बता दिया। ये तो इवन आपको जो डेफिनेशन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की वो भी कहती है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी ओनरशिप ट्रांसफर होती है फ्रॉम ट्रांसफरर टू ट्रांसफरी,
ठीक है। ट्रांसफरी क्या होना चाहिए? बोनाफाइड एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी एक्वायर्ड फॉर अ वैल्यू, मतलब कंसिडरेशन का होना जरूरी है। फिर एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेयरिंग अ डेट वॉज मेड और ड्रॉन ऑन सच डेट। तो बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चाहे प्रॉमिसरी नोट हो, चाहे बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे चेक हो, सबके ऊपर बेटा एक डेट आती है। आपने चेक तो देखा होगा ना, चेक के ऊपर क्या आती है? एक डेट। तो माना जाता है, अज्यूम किया जाता है कि वो चेक उसी डेट को बनाया गया है। तो ये एक प्रिजम्पशन है जो हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लेके चलते हैं कि जो डेट प्रॉमिसरी नोट के ऊपर लिखी हुई है, जो डेट बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर लिखी हुई है, जो डेट चेक के ऊपर लिखी गई है, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसी डेट को बनाया गया है। Every accepted bill was accepted within reasonable time after its date but before its maturity। बेटा माना जाएगा कि हर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट हो गया है विद इन अ रीजनेबल टाइम। वो रीजनेबल टाइम बेटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ उन्होंने कहा है आफ्टर द डेट ऑफ ड्रॉइंग टिल इट्स मैच्योरिटी डेट। बेटा लॉजिकल बात है ना ये। बिल ऑफ एक्सचेंज में को अपने आप बताओ, बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे वाले केस में बी एक्सेप्ट करेगा। बेटा बी कब एक्सेप्ट करेगा? आफ्टर ए हैज ड्रॉन दैट बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, एंड बिफोर इट्स मैच्योरिटी डेट। तो मुझे बताओ, माना यह जाता है कि हर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट हो गया है विद इन अ रीजनेबल टाइम बिटवीन द डेट ऑफ ड्रॉइंग एंड इट्स मैच्योरिटी डेट। फिर every transfer of negotiable instrument was made before its maturity। बेटा माना जाता है कि ए ने सी को जो ट्रांसफर किया है वो मैच्योरिटी डेट से पहले किया है। सी ने अगर आगे एंडोर्स किया है तो माना जाएगा कि सी ने बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स मैच्योरिटी डेट से पहले किया है। डी ने ई को एंडोर्स किया, ई ने एफ को किया, एफ ने जी को किया। माना जाएगा कि ये सारे ट्रांसफर्स मैच्योरिटी डेट से पहले हुए हैं। अच्छा, अ लॉस्ट प्रॉमिसरी नोट और बिल वॉज ड्यूली स्टैम्प्ड। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा बेटा आपको। प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज पे बेटा स्टैम्प भी आता है, ठीक है। होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो जो भी बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करता है वो क्या कहलाएगा? होल्डर इन ड्यू कोर्स। और उसी को बेटा उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पैसा मिलेगा। अब सुनना ये 7th पॉइंट, the court shall presume the fact of dishonor if protest a certificate issued by a notary public that negotiable instrument has been dishonored is presented before the court unless the protest is disapproved। तो बेटा एक बात सुनो, अब इमेजिन करो सी के पास था बिल ऑफ एक्सचेंज, सी है होल्डर इन ड्यू कोर्स। वो ड्यू डेट वाले दिन, मैच्योरिटी डेट वाले दिन बी के पास पैसा मांगने गया। बी ने बेटा पैसा देने से कर दिया मना। अब आपने पढ़ा हुआ है बेटा फाउंडेशन लेवल पे, सी को ये फैक्ट नोटराइज कराना पड़ता है बेटा। सी को ये फैक्ट बेटा नोटरी से लिखवाना पड़ता है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो चुका है? डिसऑनर हो चुका है। अब मेरी एक बात सुनो, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा बेटा। सी जब बी के पास पैसा लेने गया तो बी ने पैसा देने से मना कर दिया। अब बेटा सी बी पे सपोज अज्यूम करो सी बी पे बेटा केस करना चाहता है। बी ने डिफॉल्ट किया ना बेटा पैसा देने में, तो सी बी पे क्या करना चाहता है? केस। कैसे करेगा बेटा केस? उसे बेटा नोटरी के पास जाके एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि मैं बी के पास पैसा लेने गया था इस बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट, उसने मुझे पैसा देने से कर दिया है मना, तो मैं कोर्ट में जाना चाहता हूं बी के खिलाफ। तो बेसिकली मैं नोटरी से ये कह रहा हूं कि मुझे एक सर्टिफिकेट इशू कर दो, ठीक है, जिसे मैं कोर्ट के सामने क्या कर पाऊं? प्रेजेंट कर पाऊं और कोर्ट को बता पाऊं कि मैं ड्यू डेट वाले दिन बी के पास पैसा मांगने गया था, लेकिन बी ने पैसा देने से क्या कर दिया? मना। बात समझ आई? तुम मेरे को बताओ कौन मुझको सर्टिफिकेट इशू करेगा बेटा? नोटरी मुझको क्या इशू करेगा? सर्टिफिकेट। मैं वो सर्टिफिकेट बेटा कोर्ट में क्या करूंगा? प्रेजेंट। तो उन्होंने कहा अगर नोटरी ने आपको
सर्टिफिकेट इशू कर दिया है, ठीक है, और आपने वो सर्टिफिकेट कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया है, तो माना जाएगा कि वो आपका जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है, अनटिल और अनलेस नोटरी आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं करता। मतलब बात सिंपल है ना, अगर उसने सर्टिफिकेट इशू कर दिया तो माना जाएगा कि आपका बिल क्या हुआ है, आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ है, डिसऑनर। अगर उसने सर्टिफिकेट इशू नहीं करा तो माना जाएगा कि आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर नहीं हुआ है, ठीक है। तो बेटा जब तक नोटरी सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा, आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसे डिसऑनर माना नहीं जाएगा। वंस उसने सर्टिफिकेट इशू कर दिया तो समझ लेना कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया है, डिसऑनर। समझ आया बेटा सबको? पक्का? चलो अब बेटा आते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट, सिंपल टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। बेटा कितने थे? 3 थे ना। कौन कौन से? प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6। प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4, बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5, चेक सेक्शन 6। तो ये 3 सेक्शंस बेटा अब हमें पढ़ने हैं। आ जाओ पहले पढ़ना शुरू करते हैं सेक्शन 4, मीनिंग ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट। ध्यान से सुनना बेटा। अ प्रॉमिसरी नोट इज एन, बेटा जो मैं वर्ड्स अंडरलाइन कराऊंगा ना वो इंपॉर्टेंट है। प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। तो मैंने आपको पहले ही कहा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल वर्ड का मतलब था ट्रांसफरेबल, इंस्ट्रूमेंट वर्ड का रिटन डॉक्यूमेंट। तो यहां से एक बात क्लियर करना बेटा, प्रॉमिसरी नोट कैन नेवर बी ओरल, बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नेवर बी ओरल, चेक कैन नेवर बी ओरल। हमेशा बेटा लिखित में ही होना चाहिए, ठीक है। इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। सब समझाऊंगा बेटा। साइंड बाय द मेकर टू पे a certain sum of money to a certain person or the order of a certain person or to the bearer of the instrument। तो बेटा अगर प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन से आप बेटा कीवर्ड्स बनाओ, कीवर्ड्स, तो पहला कीवर्ड तो बन गया बेटा एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। आओ मेरे साथ साथ हेडिंग लिखो प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4। प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4, ठीक है। चलो बेटा मुझे बताओ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा साथ साथ देखते चलो, इससे आपकी डेफिनेशन पूरी कवर हो जाएगी। सबसे पहले बताओ बेटा प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ओरल नहीं हो सकता बेटा, तो सबसे पहली एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक तो आ जाती है प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, वो ओरल नहीं हो सकता है बेटे, पहली बात, ठीक है। फिर अब ये सुनना बेटा, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। ध्यान से, देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ इनडेटेडनेस इज नॉट सफिशिएंट। सुनो बेटा मैं अभी आपको समझाता हूं। सेकंड कंडीशन है बेटा एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। बेटा पता है क्या, अब ध्यान से सुनना बेटा, प्रॉमिसरी नोट में ना नाम से ही पता चल रहा है बेटा, प्रॉमिसरी मतलब इट कंटेन्स अ प्रॉमिस। प्रॉमिसरी नोट कंटेन्स अ प्रॉमिस। प्रॉमिसरी नोट कंटेन्स अ प्रॉमिस, ठीक है। किस बात का प्रॉमिस बेटा? बेटा प्रॉमिसरी नोट में ना एक प्रॉमिस होता है, ठीक है, जिसमें एक पर्सन प्रॉमिस करता है, मैं वादा करता हूं,
मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा से 50,000 रुपए या 1,00,000 रुपए पे करूंगा। तो प्रॉमिसरी नोट बेसिकली कंटेन्स अ प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ सर्टेन पर्सन। उसके आगे भी कुछ वर्ड्स हैं, वो बात की बात है। फिलहाल मैंने क्या कहा, प्रॉमिसरी नोट कंटेन्स अ प्रॉमिस टू पे। साफ साफ लिखा होगा बेटा प्रॉमिसरी नोट में, आई प्रॉमिस टू पे ₹50,000 टू यू। ठीक है, तो प्रॉमिसरी नोट इज अ प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। इट कंटेन्स अ प्रॉमिस। बेटा मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडेटेडनेस इज नॉट सफिशिएंट। बेटा एक बात समझो, मैं आपको ना एग्जांपल देता हूं बेटा। ये देखो सब दे रखा है यहां पर देखना। ये देखो बेटा, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी indebted to B in ₹5,000 to be paid in demand for value received। मतलब देखो क्या लिखा हुआ है, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी indebted to B। मतलब मैं एक्सेप्ट करता हूं कि आई ओ ₹5,000 टू बी, आगे पढ़ना, टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड। मतलब तुम जब पैसा डिमांड करोगे, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा क्या करूंगा, पे करूंगा। बात समझो। पहले जो वर्ड्स हैं बेटा वो क्या हैं, आई एक्नॉलेज, I accept that I owe ₹5,000 to you। ठीक है, and I promise to pay you ₹5,000 on demand। on demand मतलब जब मांगोगे तब तुम्हारा पैसा तुम्हें दूंगा। तो बेटा इसमें ना जो पहला पार्ट है ना, I acknowledge that I owe ₹5,000 to B, that is not a promise। वो है एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडेटेडनेस। मतलब आप एक्नॉलेज कर रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो दैट आई एम इंडेटेड टू यू फॉर ₹5,000। दैट इज नॉट अ प्रॉमिस। हां, आगे जो लाइन लिखी हुई है दैट इज अ प्रॉमिस। तो मेरी बात सुनो, मैंने कहा आई एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई ओ ₹5,000 टू यू एंड आई प्रॉमिस टू पे यू ₹5,000 ऑन डिमांड। मतलब जब मांगोगे तब तुम्हारा 5,000 रुपए तुम्हें दूंगा। तो बेटा अगर मैं ना वो लास्ट वाला पार्ट हटा दूं ना, एंड आई प्रॉमिस टू पे यू ₹5,000 ऑन डिमांड, बेटा वो प्रॉमिसरी नोट नहीं कहलाएगा। मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडेटेडनेस इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। अगर सुनो, अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूं, आई एक्सेप्ट द फैक्ट that I owe you ₹5,000, it does not contain a promise to pay। आपने कहां उसे प्रॉमिस करा कि मैं तुम्हें 5,000 रुपए पे करूंगा? आपने तो प्रॉमिस करा ही नहीं। तो बेटा वो प्रॉमिसरी नोट कैसे बना? प्रॉमिसरी नोट कंटेन्स अ प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडेटेडनेस इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। अगला एग्जांपल देखो बेटा, मिस्टर बी, I owe you ₹5,000, that's it। मिस्टर बी, मैंने तुम्हारे 5,000 रुपए देने हैं, मैंने तुम्हारा 1,000 रुपए देना है। क्या ये प्रॉमिसरी नोट है बेटा? नहीं, दिस इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडेटेडनेस। आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैंने तुम्हारे 5,000 रुपए देने, बट आपने प्रॉमिस कहां करा कि मैं तुम्हारे 5,000 रुपए तुम्हें दूंगा। जब तक आप प्रॉमिस नहीं करोगे, it does not gets converted into a promissory note। तो बेटा एक बात याद रखना, प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस का होना जरूरी है। नीचे देखो बेटा, एक स्पेसिमेन भी आपको प्रॉमिसरी नोट का दे रखा है। ये देखो, 6 months आफ्टर डेट, मतलब आज से 6 महीने बाद, आई प्रॉमिस टू पे यू अ सम ऑफ ₹50,000। तो बताओ बेटा आपने प्रॉमिस करा या नहीं? बिल्कुल, इट इज अ प्रॉमिसरी नोट। याद रखना, मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडेटेडनेस डज नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू अ प्रॉमिसरी नोट। वो एक प्रॉमिसरी नोट, वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं माना जाता है। बात बताओ, समझ आई सबको? तो दोनों एग्जांपल्स में बेटा डिफरेंस क्लियर हुआ। एक तो बात है मैंने आपके 5,000 देने हैं, एक तो ये बात है।
दूसरी है मैंने आपके 5,000 देने हैं और मैं वादा करता हूं आप जब पैसा मांगोगे मैं आपको दूंगा। तो पहला जो केस है दैट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडेटेडनेस, इट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। बट जो दूसरा केस है इट कंटेन्स अ प्रॉमिस टू पे, देयरफॉर इट इज अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। ठीक है बेटा, दो शर्तें आ गई, दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, राइटिंग में होना चाहिए, इट मस्ट कंटेन अ प्रॉमिस टू पे। तीसरा ध्यान से, डेफिनेट एंड अनकंडीशनल प्रॉमिस। अब सुनना मेरी बात बेटा, समझना जरा। डेफिनेट एंड अनकंडीशनल प्रॉमिस। बेटा एक ना छोटा सा एक चार्ट बनाओ। बेटा जो प्रॉमिस होता है ना, आप जो प्रॉमिस करते हो, प्रॉमिस टू पे, वो बेटा दो तरीके का होता है। प्रॉमिस दो तरीके का होता है। एक तो बेटा प्रॉमिस हो सकता है कंडीशनल, एक तो प्रॉमिस हो सकता है कंडीशनल, एक प्रॉमिस हो सकता है बेटा अनकंडीशनल। एक तो प्रॉमिस है जो कंडीशनल है और एक प्रॉमिस है जो अनकंडीशनल है। बेटा कंडीशनल भी दो तरीके का हो सकता है, सर्टेन यानी डेफिनेट और अनसर्टेन। ठीक है, लिखो बेटा। बेटा प्रॉमिस दो तरीके का होता है, कंडीशनल, अनकंडीशनल। कंडीशनल दो तरीके का हो सकता है, सर्टेन एंड अनसर्टेन। बेटा अब उन्होंने ना सेक्शन 4 ने एक बात कही है कि जो प्रॉमिस होता है ना, और ये बात बेटा अगर आप एक बार नोटिस करो तो ये डेफिनेशन में भी लिखी हुई है। ये देखो बेटा, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। मतलब बेटा एक बात समझो, आपने जो प्रॉमिस किया है ना, प्रॉमिस टू पे जो आपने किया है, वो बेटा अनकंडीशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो अनकंडीशनल। मतलब बेटा आपने जो प्रॉमिस किया है इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। ध्यान से समझना बेटा, लैंग्वेज मेरी सुनना बेटा। उन्होंने कहा प्रॉमिस ऐसा होना चाहिए विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, which is not dependent on happening or non-happening of an uncertain event। तो आपका जो प्रॉमिस है वो किसी अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपने जो प्रॉमिस किया है, आई प्रॉमिस टू पे यू ₹50,000, ठीक है, इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। अच्छा मेरी बात सुनना बेटा, ध्यान से सुनना बेटा मैं जो कहूंगा। उन्होंने कहा प्रॉमिस डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, मतलब इट शुड नॉट बी कंडीशनल। प्रॉमिस शुड नॉट बी कंडीशनल, मतलब प्रॉमिस क्या होना चाहिए बेटा? प्रॉमिस मस्ट बी अनकंडीशनल। आप प्रॉमिस को किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट नहीं कर सकते हो। प्रॉमिस ऐसा होना चाहिए विच इज अनकंडीशनल। जैसे बेटा देखो, ये देखो बेटा, पहले ये नीचे आओ जरा, इलस्ट्रेशन। आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 7 days आफ्टर माई मैरिज विथ सी। अब एक बात बताओ, मैंने बी को पैसा देने का वादा तो करा, मैंने कहा मैं वादा करता हूं मैं तुझे ₹500 दूंगा, लेकिन सी से मेरी मैरिज होने के बाद, यानी बताओ बेटा
मैंने अपने प्रॉमिस को एक अनसर्टेन इवेंट के ऊपर क्या कर दिया बेटा, डिपेंडेंट कर दिया। मैंने एक शर्त लगा दी कि जब मेरी सी से शादी होगी ना तब तुझे तेरे 500 रुपए दूंगा, और सी से मैरिज होने को हो भी सकती है, नहीं होने को नहीं भी हो सकती, मतलब इट इज एन अनसर्टेन इवेंट। बेटा क्या इसे वैलिड प्रॉमिसरी नोट माना जाएगा? नहीं बेटा, लॉ इस बात में साफ आपको कहता है कि अगर आपने ऐसा प्रॉमिस किया विच इज डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, तो याद रखना वो प्रॉमिस वैलिड प्रॉमिस नहीं माना जाएगा, वो प्रॉमिसरी नोट वैलिड प्रॉमिसरी नोट माना नहीं जाएगा। तो आप किसी भी तरह की कोई शर्त नहीं लगा सकते विच इज डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन, वर्ड याद रखना, अनसर्टेन इवेंट। तो सी से मैरिज होना, सी से मैरिज होना सर्टेन है या अनसर्टेन? अनसर्टेन बेटा, होने को हो भी सकती है, नहीं होने को नहीं भी हो सकती। तो आप अपने प्रॉमिस को डिपेंडेंट नहीं कर सकते ऑन एन अनसर्टेन इवेंट। इसका यूज आएगा, अब ये देखो बेटा, I promise to pay B rupees 500 on B's death, provided D leaves me enough to pay that sum. अब सुनो बेटा, अब उन्होंने क्या कहा, I promise to pay rupees 500 on D's death, मतलब मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें D की डेथ के बाद 500 रुपए दूंगा। ध्यान से अभी आगे वाला पार्ट छोड़ दो। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें डी की डेथ के बाद 500 रुपए दूंगा। मुझे ये बताओ बेटा, ये प्रॉमिस कंडीशनल है या अनकंडीशनल? कंडीशनल है बेटा, कंडीशनल है, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन एन इवेंट। लेकिन वो इवेंट बेटा अनसर्टेन नहीं है। डी ने तो एक ना एक दिन जाना ही है, तो वो इवेंट क्या है? वो सर्टेन इवेंट है। और लॉ बेटा इस बात में एक बात साफ कहता है, प्रॉमिस ऐसा करना विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हां, सर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, जो होगा ही होगा, ऐसा प्रॉमिस आप कर सकते हो। तो वर्ड बेटा यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? अनसर्टेन इवेंट। इट मस्ट नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एन अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। कंडीशनल हो कोई बात नहीं, लेकिन अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। सर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है, जो होना ही होना है। और डेथ तो बेटा आनी ही आनी है, इनएविटेबल है बेटा। बात समझ आई जो मैं कह रहा हूं? तो उन्होंने कहा है आपका प्रॉमिस डिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन सर्टेन इवेंट के ऊपर, अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो या तो डिपेंडेंट हो ही ना, यानी अनकंडीशनल हो। सुनो मेरी बात, या तो डिपेंडेंट हो ही ना, ठीक है, ना सर्टेन पे ना अनसर्टेन पे, तो ठीक है। और अगर डिपेंडेंट है तो ऐसे इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए जिसका होना इनएविटेबल है, होगा ही होगा, आज नहीं तो कल होना ही होना है। अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आओ उस एग्जांपल पे आओ बेटा। उन्होंने कहा आई प्रॉमिस टू पे रुपीज 500 ऑन डीज डेथ। और बेटा डी की डेथ तो इनएविटेबल है ना, होनी है, मतलब आपका प्रॉमिस कंडीशनल है, बट एक सर्टेन इवेंट के ऊपर है, ठीक है, एक सर्टेन इवेंट के ऊपर है। डी की डेथ होनी ही होनी है, आज नहीं तो कल। तो क्या यहां तक ही कर रहा हूं अभी, क्या इसे वैलिड प्रॉमिसरी नोट माना जाएगा बेटा? बिल्कुल, फिलहाल। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइडेड, एक शर्त और बेटा, डी लीव्स मी इनफ टू पे दैट सम। प्रोवाइडेड डी मेरे पास उतना पैसा छोड़ दे ताकि मैं तुझे दे पाऊं। अब बताओ बेटा, ये जो शर्त है ये अनसर्टेन है या सर्टेन? ये बेटा अनसर्टेन है। वो छोड़ने को मेरे पास उतना पैसा छोड़ भी सकता है, नहीं छोड़ने को उतना पैसा ना भी छोड़े। तो बेटा ये आपका प्रॉमिसरी नोट इनवैलिड माना जाएगा। क्यों? बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। हां बेटा, अगला एग्जांपल पढ़ना। आई प्रॉमिस टू पे बी रुपीज 500 ऑन डीज डेथ। अब यहां तक बताओ, यहां तक मैं वादा करता हूं कि मैं डी की डेथ पे तुम्हें 500 रुपए दूंगा,
तो पहले बताओ ये कंडीशनल है या अनकंडीशनल? कंडीशनल है, कंडीशनल, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट। और क्योंकि सर्टेन इवेंट के ऊपर है, आज नहीं तो कल डी ने मरना ही है, इनएविटेबल है बेटा, तो ऐसे प्रॉमिसरी नोट को वैलिड प्रॉमिसरी नोट माना जाएगा। तो या तो बेटा अनकंडीशनल हो, ठीक है, या कंडीशनल है, तो इट मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन अ सर्टेन इवेंट, मतलब जो होगा ही होगा, डेफिनेट इवेंट जो होना ही होना है। तो बेटा डेफिनेट भी होना चाहिए और अनकंडीशनल भी होना चाहिए। बात बताओ बेटा, मैंने जो कहा वो क्लियर? तो बेटा लमसम इस केस का कंक्लूजन ये है कि आपने जो प्रॉमिस किया है वो ऐसे इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए जो कि अनसर्टेन है, जिसके होने ना होने की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे इवेंट के ऊपर आपका प्रॉमिस डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो बेटा आपके प्रॉमिसरी नोट को इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है बच्चे, फिर डेफिनेशन पे आओ। तो बेटा डेफिनेशन का एक पार्ट तो ये भी कहता है इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर। तो ये देखो अगला पॉइंट वही है, साइंड बाय द मेकर। अ प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर। सिग्नेचर्स मे बी मेड ऑन एनी पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो नीचे अगर आप स्पेसिमेन देखो ना बेटा, प्रॉमिसरी नोट कौन बनाएगा? मेकर बनाएगा, जिसे बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉर कहते हो आप। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में कौन बनाता है बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज? बीआर कौन बनाएगा? ड्रॉर। प्रॉमिसरी नोट के केस में जो प्रॉमिसरी नोट बनाएगा उसे मेकर कहेंगे, और मेकर अपना क्या करेगा? साइन कहीं पर भी कर सकता है। प्रॉमिसरी नोट में कहीं पर भी वो अपना सिग्नेचर कर सकता है। फिर एक और बात जरा देखो, प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम। सर्टेन का मतलब क्या हुआ? फिक्स्ड सम, मतलब इट मस्ट बी सर्टेन। बेटा अनसर्टेन अमाउंट नहीं होनी चाहिए। ये देखो बेटा, आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 एंड ऑल अदर सम विच शैल बी ड्यू टू हिम। मैं तुझे 500 रुपए दूंगा प्लस हर वो पैसा दूंगा जो मैंने तेरा देना है। अब ये बताओ, ऑल अदर सम्स विच शैल बी ड्यू टू हिम। अब वो ऑल अदर सम कितना? 1000, 1500, 2000, 2500, 5000, 10,000, कितना? दैट सम इज नॉट सर्टेन, इट इज नॉट डेफिनेट। वो सम अनसर्टेन है बेटा, और अगर पेमेंट आपने ऐसे सम की करी है जो अनसर्टेन है तो बेटा वो तो वैलिड प्रॉमिसरी नोट माना नहीं जाएगा। तो आपने जो प्रॉमिस किया है दैट शुड बी टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, ऐसा सम जो सर्टेन है, फिक्स्ड है। आपने पढ़ा है ना, कंसेंसस एड ईडम होना चाहिए पार्टीज के बीच में। देयर शुड बी एब्सोल्यूट क्लैरिटी, देयर शुड बी एब्सोल्यूट सर्टेनिटी बिटवीन द पार्टीज। और बेटा अगर सम ऑफ मनी फिक्स्ड नहीं होगा, सर्टेन नहीं होगा, तो बेटा दोनों पार्टीज के दिमाग में क्या रहेगा? कंफ्यूजन रहेगा, मिस इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल नहीं। तो यहां पर देखो, 6 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर पे अ सम ऑफ ₹50,000। तो वो सम ऑफ मनी क्या है? सर्टेन है, ₹50,000 देना है मैंने तेरा। फिर देखो ऐसे ही, I promise to pay B ₹500 first deducting therefrom any money which he owes me। मैं तुझे 500 रुपए दूंगा, लेकिन 500 रुपए में से जितना पैसा तूने मेरा देना है वो काट के दूंगा। फिर से बेटा, जो अमाउंट मैं मेंशन कर रहा हूं दैट इज अनसर्टेन, देयर इज नो कंसेंसस एड ईडम बिटवीन द पार्टीज, देयर इज नो क्लैरिटी बिटवीन द पार्टीज। तो बेटा इसे भी वैलिड प्रॉमिसरी नोट माना नहीं जाएगा। ये देखो फिर से, प्रॉमिस टू पे मस्ट बी ऑफ मनी ओनली, सिर्फ पैसा बेटा, नॉन मॉनेटरी चीजों की डीलिंग्स मत करना प्रॉमिसरी नोट में। आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 एंड टू डिलीवर हिम माई ब्लैक हॉर्स। मैं वादा करता हूं कि मैं तुझे 500 रुपए प्लस अपना ब्लैक हॉर्स दूंगा। क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है? नहीं बेटा, इट कंटेन्स मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी अमाउंट। नॉन मॉनेटरी अमाउंट्स बेटा प्रॉमिसरी नोट का पार्ट नहीं बन सकती। प्रॉमिसरी नोट मस्ट कंटेन अ प्रॉमिस टू पे मनी ओनली। अच्छा, पे मस्ट बी सर्टेन,
द नेम ऑफ द पेई मस्ट बी स्पेसिफाइड इन द प्रोमिसरी नोट, अदरवाइज इट विल बी इनवैलिड। बेटा पेई का नाम प्रोमिसरी नोट में मेंशन होना चाहिए, ये देखो। 2 पेई उसके घर का एड्रेस, शहर का एड्रेस पिन कोड के साथ मेंशन होना चाहिए। एज पर सेक्शन 31 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 अ प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू द बेयरर। बेटा यहां पर एक बात आ जाती है, डेफिनेशन पढ़ना। वो कहता है टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ सर्टेन पर्सन यानी पे, और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब बेटा डेफिनेशन आपको कहती है कि प्रोमिसरी नोट कैन बी मेड पेबल टू अ बेयरर। बेयरर मतलब एनी पर्सन होल्डिंग दैट प्रोमिसरी नोट। नो बेटा, नो। आरबीआई एक्ट 1934 बेटा साफ साफ कहता है प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बेयरर। बेयरर को पे नहीं हो सकता, वो एक स्पेसिफिक पर्सन को ही पे किया जाता है, और उस स्पेसिफिक पर्सन का नाम बेटा आपके प्रोमिसरी नोट में मेंशन होता है। किसी को भी पे किया जा सकता है प्रोमिसरी नोट? नो बेटा। ठीक है, तो डेफिनेशन कहती है कि इट कैन बी मेड पेबल टू अ बेयरर, द आंसर इज नो। आरबीआई एक्ट 1934 साफ साफ कहता है इट कैन नॉट बी मेड पेबल टू अ बेयरर। स्टैम्प्ड, अ प्रोमिसरी नोट मस्ट बी स्टैम्प्ड। बेटा मेकर का स्टैंप लगेगा, किसका? बनाने वाले का। स्टैम्प्ड मेकर का। अच्छा, कौन कौन प्रोमिसरी नोट में पार्टीज कौन कौन होती है? बेटा 2 ही होती हैं, मेकर जिसने पैसा देना है, पेई जिसको पैसा मिलना है। पर्सन हु मेक्स द प्रोमिसरी नोट इज कॉल्ड मेकर। पर्सन टू whom money is to be paid is known as, is named in the promissory note, he is called as payee। तो जिसने बनाया है प्रोमिसरी नोट, जो प्रॉमिस कर रहा है पैसा देने का, वो आपका कौन? मेकर। जिसको पैसा मिलना है, जिसका नाम आपका मेंशन्ड है आपके प्रोमिसरी नोट में, वो आपका बेटा पेई हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो बेटा इस वाले लेक्चर में हमने प्रोमिसरी नोट के बारे में सारा डिस्कशन किया। मेरे ख्याल से बच्चे पूरा केस क्लियर होना चाहिए सबको। ठीक है, चलो बेटा बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।